बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सिंध पुलिस में एक बार फिर तबादलों की बाज़गश्त। ज़राए के मुताबिक आईजी सिंध ने 8 नए एसएसपीज़ की तैनातियों के लिए तैयारी कर ली है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपनी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी अनुषा। बिल्कुल, सिंध पुलिस में एक बार फिर तबादलों की बाज़गश्त है। आईजी सिंध ने 8 नए एसएसपीज़ की तैनातियों की तैयारी जो वो कर ली है। ज़राए ने बताया है कि एसएसपी ईस्ट इरफान बहादुर, एसएसपी मलिर तारिक इलाही मस्तोई और एसएसपी सेंट्रल फैसल अब्दुल्ला चाचड़ को जो वो तब्दील किया जाएगा। एसएसपी साउथ जो वो साजिद सदोजई को लगाने के इम्कानात हैं। एसएसपी जुबैर नजीर शेख साजिद सदोजई है, कमर रजा दिस्कानी है, फारूक रजा को भी जो वो जिलों में तैनात किया जाएगा। खातून एसएसपी सुहाय अजीज को भी जो वो अहम जिला में तैनात किए जाने का फैसला जो वो मुतवक्का है, जबकि सेंट्रल ईस्ट और मलिर के कराची के जो एसएसपीज हैं उनको हटा दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन से ग्रीन सिग्नल के बाद अफसरान के तबादले भी जो वो कर दिए जाएंगे ज़राए के मुताबिक। जी ठीक है अनुषा, साथ ही मौजूद रहिएगा। चीन ने सिंध पुलिस के 15 अफसरान को शंघाई पुलिस अकेडमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मदऊ कर दिया। सिंध हुकूमत ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की इजाज़त दे दी। बात करेंगे आज़ाद नोरियो से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा किस किस अफसर को शंघाई पुलिस अकेडमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की इजाज़त दे दी गई है? जी बिल्कुल, चीन सरकार ने सिंध पुलिस के 15 अफसरान को शंघाई पुलिस अकेडमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मदऊ कर दिया है, जिस पर जो सिंध हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर 14 रोज़ा शंघाई पुलिस अकेडमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की पुलिस अफसरान को इजाज़त दे दी है। ये कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जो है 10 दिसंबर से 2023 से 23 दिसंबर 2023 तक शंघाई पुलिस अकेडमी कॉन्फ्रेंस में पुलिस अफसरान शिरकत करेंगे। इन पुलिस अफसरान में डीआईजी जुल्फ़िकार अली लाड़क, फिदा हुसैन मस्तोई, मोहम्मद जुबैर दरशेख, फैजला फुरेजो और डॉक्टर फारक अली शामिल है। इसके अलावा एसएसपी शिराज नजीर, शाद इब्न मसीह, गुलाम सरवर भैयो, अदील हुसैन, इसके डॉक्टर फरक रजा और आसिफ अहमद बुगियो भी शामिल हैं। इनके अलावा खावर अकबर शेख, फिदा हुसैन शाह, साद अरशद और मोहम्मद फ़हीम खान को भी शंघाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की इजाज़त दे दी गई। ये अफसरान 10 दिसंबर से 23 दिसंबर 2023 तक इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जी साथ ही मौजूद रहेगा आज़ाद नोरियो। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 18 के 10 अफसरान को 3 माह के लिए मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स पर भेजने का फैसला कर लिया है। मजीद बात करेंगे, आज़ाद नोरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे भी। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की जांच से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है 18 ग्रेड के अफसरान हैं, जिनको 10 हैं, इनको ट्रेनिंग पर भेजने का फैसला करें। ये मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स होगा, जिस पर ये अफसरान इसमें कोर्स करेंगे। इन अफसरान में जो डिप्टी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव नौरोज खान अब्बासी, डिप्टी सेक्रेटरी बिलन सदर राब्ता अब्दुल करीम जुमानी, डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नर सेक्रेटरी दिलमुराद, डिप्टी सेक्रेटरी सैयद अब्दुर्रहमान मरी ट्रेनिंग पर जाएंगे। इसके अलावा 18 ग्रेड के अफसरान में फिदा हुसैन लाशारी, अहमद अली शेख, जहीर अब्बास मीर, खातम हुसैन बुर्डो भी ट्रेनिंग पर जाएंगे। इनके अलावा डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नर सेक्रेटरी समीना राजपूत और डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल तालीम सदरा सदीकी भी ट्रेनिंग पर जाएंगे। ये ट्रेनिंग जो है 8 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 मार्च 2024 तक रहेगी। ये मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स है, जिसमें अफसरान को 18 से 19 ग्रेड में तरक्की देने का फैसला किया जाएगा। जब ये ट्रेनिंग करके वापस आएंगे तो इनको अगले ग्रेड में तरक्की देने का फैसला कर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की कुरंगी आमद। मेयर कराची ने कुरंगी कॉजवे फ्लाईओवर के जारी काम का जायजा लिया। इंतजामिया को काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से अब से कुछ देर कबल जो है कोरंगी का दौरा किया है। मेयर कराची ने कोरंगी कॉजवे फ्लाईओवर पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया है। वहां पर मौजूद अफसरान की जानिब से मेयर कराची को जो है तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इस मौके पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कॉजवे फ्लाईओवर की लंबाई जो है 3.5 किलोमीटर है, जबकि कॉजवे फ्लाईओवर मलिर नदी के ऊपर जो है बनाया जा रहा है। बारिशों के दौरान जो है कोरंगी, लांडी और मुल्का इलाकों के अफराद को बेपनाह मसाइल का सामना करना पड़ता था। फ्लाईओवर के नीचे जो है एक बड़ी चौरंगी भी बनाई जाएगी, जो ब्रिज को हर तरफ से जो है कनेक्ट करेगी। ब्रीफिंग में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को मजीद बताया गया है कि ये फ्लाईओवर
मलीर एक्सप्रेसवे, कोरंगी रोड और केपीटी फ्लाईओवर से जो है वो कनेक्ट होगा, जबकि इस फ्लाईओवर की लागत जो है 4.5 अरब रुपए है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का इस मौके पर कहना था कि कॉजवे फ्लाईओवर की तामीर से शहर के अहम हिस्से की आबादी का फायदा होगा। लांडी, कोरंगी, इब्राहिम हैदरी क्रॉसिंग, कोरंगी सनदी इलाके के लोगों का बड़ा मसला जो है हल हो जाएगा। उनका ये कहना है कि हमारी कोशिश है तरक्याती कामों को मयारी और बरवक्त तकमील के मराहिल में दाखिल करें। जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कब्जे का केस सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सोसाइटी की ज़मीन पर गोट के 79 अलॉटीज़ की लीज ख़त्म कर दी गई है। अदालत का दरख्वास्त गुजार को सिंध हुकूमत के जवाब जमा कराने का हुक्म। मज़ीद बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। देखें जी, सिंध हाई कोर्ट कराची में आज पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कब्जे से मुतालिक केस की समाअत हुई है। सोसाइटी की जमीन पर गोट के जो है 79 अलाटीज की लीज खत्म कर दी है। सिंध हुकूमत ने ये रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक मजीद अलाटीज की लीज और सनदें चेक की जा रही हैं। अदालत का दरख्वास्त गुजार को सिंध हुकूमत के जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि अदालत 8 बार अब्दुल्ला शाह गाजी गोट खत्म करके जमीन का कब्जा सोसाइटी के हवाले करने का हुक्म दे चुकी है। कब्जा खत्म कराने के बजाय अब हुकूमत की तरफ से नए दस्तावेजात जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं, जबकि अदालत ने इस दरख्वास्त की जो मजीद समाअत है वो 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया है। जी मुमताज़ जमाली हमें अपडेट करते बहुत शुक्रिया। करंगी के इलाके KDA में आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इलाके में टैंकर माफिया का राज बरकरार है। शहरी कहते हैं महंगाई के दौर में हज़ारों रुपए में पानी का टैंकर खरीदना पड़ता है। मजीद बताएंगे मोहम्मद हमाद। मैं मौजूद हूँ कोरंगी KDA में, जहाँ पर पानी की शदीद किल्लत है। कई जो है यहाँ पर सालों से यहाँ पर पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जो यहाँ शहरी हैं काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। जो है यहाँ पर टैंकर माफिया का राज है। 6-6 हज़ार रुपये का जो है वो टैंकर डलवाना पड़ता है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहीं के एक शहरी, हम उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा अंकल, कितने सालों से यहाँ पर पानी मौजूद नहीं है और टैंकर जो ये यहाँ पर डलवाते हैं, कितने का ये टैंकर होता है, किस तरीके से अफोर्ड करते हैं? ये सिंगल टैंकर जो है 3000 रुपये का है, सिंगल टैंकर। और फिर यहाँ पानी तो है ना 10 साल हो गए हमें पानी बिल्कुल, हम तो मोल ही डलवाते हैं, पानी आता ही नहीं यहाँ पर बिल्कुल। और फिर यहाँ सेवरेज लाइन की परेशानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, सेवरेज लाइन आए दिन भरी रहती है, गटर लाइन की। पानी की कोई लाइन वगैरह नहीं हुकूमत ने डलवाई, कुछ नहीं है? ये बता रहे थे कि पीछे से कोई लाइन आती है लेकिन उसमें पानी नहीं आता। हाँ, लाइन तो आती है लेकिन पानी नहीं आता था। हुकूमत ने तो कोई काम ही नहीं करा, हमने खुद करा था काम प्राइवेट में, तो इन्होंने उधर से पीछे से बंद कर दी। पैसे भी खर्चा किए थे कम से कम 12-13 लाख रुपए। देखें यहाँ पर जो है अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर इन्होंने पानी की लाइन भी डलवाई थी, लेकिन उस लाइन में जो है वो पानी आता नहीं है। मेरे कैमरामैन हसन इकबाल थोड़ा सा दिखाएं, आप देख सकते हैं इस वक्त कि यहाँ पर इस इलाके में एक टैंकर भी आया हुआ है पानी डालने के लिए। जो है 3000 से लेकर 6000 तक का जो है ये टैंकर है, जो कि यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर पानी डलवाते हैं। सिंगल टैंकर 3000 का है, डबल टैंकर जो है वो 6000 रुपये का है। यहाँ पर जो है वो पैसे खर्च करके जो है इनको पानी डलवाना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान ये शहरी दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो है यहाँ पर कोई जो है नज़रसानी नहीं की जाती, जिसकी वजह से यहाँ के जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। जी, सनतकारों के मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे। बैंकों ने एक बार फिर LC खोलने में ताख़ीर शुरू कर दी है। साइट एसोसिएशन के साबिक सदर सलीम पारेख का कहना है कि हमारा खाम माल पोर्ट पर फंसा हुआ है, रोज़ाना डैमरेज चार्जेस लग रहे हैं। मज़ीद बात करेंगे अयाज राना से। जी अयाज। जी बिल्कुल, जैसे कि पहले भी हम ये काफ़ी दफ़ा ये इशू पे बात हो चुकी है कि बैंक्स की जानिब से जो है वो LCs का एक बड़ा एक मैटर आता है सामने कि LCs नहीं खोली जा रही। बैंक्स नई नई चीज़ें जो हैं वो सामने लाते हैं, जितनी की LC है उतनी की अमाउंट डिपॉजिट की हमने ये ख़बरें भी जो हैं चलाई हैं। लेकिन अब क्या इशू है, जब हमने देखा डॉलर की कीमतें अब कंट्रोल में आ गई, लेकिन LCs के इशू अभी मौजूद हैं या नहीं, उसको जानने के लिए पास साथ मौजूद हैं साबिक सदर हैं साइट एसोसिएशन के सलीम पारेख। सलीम भाई, कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त LC का इशू सॉल्व हुआ बैंक्स का कि नहीं? देखें, LCs का इशू ऐसा है कि आज से 4 महीने पहले कुछ कदर बेहतर हो गया था इंपोर्ट की LCs का, लेकिन अब दोबारा से पिछले तकरीबन 1 से 1.5 महीना हो गया LCs जो है ना वो खुल भी नहीं रही हैं, और जो पेमेंटें आई हुई हैं, मैच्योर हुई हैं,
उनको भी बैंक जो है वो रिटायर नहीं कर रहा है। उसकी वजह से ये हो रहा है कि इम्पोर्टर्स को बड़ी तकलीफ़ हो रही है, ख़ास तौर पर मैं कहूँगा एक्सपोर्टर्स को जिनका रॉ मटेरियल इंपोर्ट हुआ है, वो पोर्ट पे पड़ा हुआ है, डैमेजेस लग रहे हैं और उसकी जो है ना बैंक जो रिटायर नहीं करे डॉक्यूमेंट्स या बहुत देर लगा रहे हैं, और फिर जब रिटायर करते भी हैं तो अपनी मनमानी कीमत पे वो एक्सचेंज रेट लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे मीडियम क्लास के लोग हैं उनको तो बैंक बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवा रहा है और वो बड़ी तकलीफ़ में है आज की तारीख में। हालांकि वो एक्सपोर्टर्स खुद हैं, लेकिन रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने में उनको बड़ी दुश्वारी हो रही है और ये सारा मैसेज जो है ना हमारे ओवरसीज़ बायर्स को जा रहा है। तो वो ये कहते हैं अब हमारे ऑर्डर्स कैसे टाइमली करेंगे, जब आप इंपोर्ट नहीं कर सके रॉ मटेरियल, वो तकलीफ़ है, तो आप हमारे माल एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, हमें शिपमेंट कैसे टाइम पे देंगे। तो ये बड़ा एक बहरान पैदा हो गया है। तो मेहरबानी करके मेरी स्टेट बैंक से दरख्वास्त है कि इस पर फ़ौरन तवज्जो दी जाए और इस मामले को थोड़ा सा आसान बनाया जाए। ठीक है, जैसे सलीम साहब ने यही बताया कि इस वक्त जो जैसे पहले एक इशू मौजूद था कि बैंक्स जो है वो एलसीज़ के मामले में जो है वो दोबारा ताख़ीर का जो हरबा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त बैंक्स के पास डॉलर्स की शॉर्टेज तो नहीं है, लेकिन वो अपने रेट के ऊपर जो है वो एलसीज़ के ऊपर जो है वो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के साथ जो है वो मामला तय कर रहे हैं। करने के लिए मैं कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का बड़ा इकदाम, केएमसी की जानिब से शहर में पहला सोलर पार्क बनाया जा रहा है। किडनी हिल पार्क में 100 केवी के सोलर पैनल्स नस्ब कर दिए गए हैं। मज़ीद बताएंगे शुएब मुख्तार। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं, वहीं बल्दिया उज़्मा कराची जो है शहर में पहला सोलर पार्क जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर जो है बना रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किडनी हिल पार्क में। यहाँ पर जो है 100 केवी के सोलर पैनल जो है वो लगाए गए हैं, जिसके तहत जो है अब इस पार्क की तमाम तर लाइट्स को और वाटरफॉल को जो है सोलर सिस्टम में जो है तब्दील किया जा सकेगा। मेरे साथ इस वक्त जो है आतिफ शब्बीर मौजूद हैं जो तमाम तर इस काम को देख रहे हैं। ये बताइएगा इस मंसूबे के क्या फ़ायदे हैं और कब तक ये मुकम्मल कर लिया जाएगा? देखिए जी, इस मंसूबे के फ़ायदे ये हैं कि एक तो क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है। किडनी हिल पार्क की जो भी बिजली की कंजम्पशन है, जो के इलेक्ट्रिक को बिल पे करते हैं, तो ये अब किडनी हिल आप समझें कि सेल्फ जनरेशन की तरफ जा रहा है। सही है, तो ये जो बिल के इलेक्ट्रिक को पे करते हैं ये अब केएमसी को सेव होगी मनी, और जिसके बाद फिर केएमसी के रेवेन्यू में इजाफा होगा और वो जो पैसे इसमें बचेंगे वो फर्दर किसी और काम में अपने लगा सकते हैं। इससे पहले के इलेक्ट्रिक को ये बिल दे रहे थे जो कि हर साल दे ही रहे थे। ये लगाने के बाद होगा ये कि इनका काउंटर रिवर्स हो जाएगा और केएमसी को पैसे बचने शुरू हो जाएंगे। इन शॉर्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को पैसे बचने शुरू हो जाएंगे। कितने अरसे में जो है ये मुकम्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इसको हम 1 से 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट कर दें और इनके हैंड ओवर कर दें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 5 मिलियन की लागत से जो है ये मंसूबा जो है तैयार किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर जो बिजली पैदा की जाएगी इजाफी वो बल्दिया उज़्मा कराची के दीगर पार्कों में भी जो है इस्तेमाल की जाएगी। इनका ये कहना है इस मंसूबे को है जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में पुलिस वर्दी में डाकुओं की वारदातें थम ना सकी। गुलशन ममार अफगान बस्ती के करीब पुलिस का रूप धारे डाकुओं ने 2 घरों को निशाना बना डाला। तफसीलात बताएंगे शाहजेब हुसैन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ गुलशन ममार थाने की हुदूद सुपर हाईवे के करीब और अफगान बस्ती से, जहाँ पुलिस वर्दी में मलबूस पुलिस एहलकार घर में दाखिल हुए और उन्होंने जो है घर को लूट लिया है। इस वक्त मेरा कैमरामैन गुलफाम इधर अगर आपको दिखाए तो ये मुतासरा मकान है जहां डकैती की वारदात हुई है। ये अफगान बस्ती है और सुपर हाईवे और नॉर्दर्न बाईपास के करीब का इलाका है जो कि गुलशन ममार थाने की हदूद लगता है, जहां से पुलिस वर्दी में मलबूस डाकू घर में घुसे। 3 डाकू पुलिस वर्दी में थे, जबकि साथ ही साथ 3 डाकू सादा लिबास में थे और घर में दाखिल हुए रात के अंधेरे में और घर वालों को यरगमाल बनाकर सब कुछ जो है लूट लिया है। बताया जाता है कि लूटी गई रकम जो है 6 लाख रुपए से जायद है, जबकि साथ साथ सोना और इसी तरीके से घर में कीमती जो मोबाइल फोन होते हैं वो जो है लूट कर फरार हुए हैं। इस वक्त मुतासरा शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, नजीबुल्लाह साहब, जिनके घर पर ये डकैती की वारदात हुई। जब वाक़या ये हो गया तकरीबन रात 3 बजे तो 5 बंदा तो मसल्ला जो उसका असला भी था और मेरा 3 में मेरे घर के अंदर इन्होंने घुस गया और बाकायदा हम लोगों का बहुत वो किया, टप्पल भी मारा
और जो हमारा जो पैसा था, सोना था, मोबाइल फोन था, इन सब छीन के फरार हो गए यहाँ से। जी बिल्कुल, मुतासरा शहरी कहते हैं कि सब कुछ छीन कर फरार हो गए हैं, जबकि इसी इलाके में ये तीसरी वारदात रोनमा हुई है। एक हफ्ते के दौरान पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि अतराफ की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर रहे हैं और इस वाक़े का मुकदमा गुलशन मेमार थाने में दर्ज किया जा रहा है। कराची की 2 एहतसाब अदालतों में जजेस तैनात कर दिए गए। वजारत कानून इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, अपडेट कीजिए। देखिए जी, कराची के 2 एहतसाब अदालतों में जजेस तैनात कर दिए गए हैं। वजारत कानून इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेशन जज तंसीम सुल्ताना को एहतसाब अदालत नंबर 1 की जज तैनात कर दिया गया है। सेशन जज शाहिद परवेज मेमन को एहतसाब अदालत नंबर 4 का जज तैनात कर दिया गया है। कराची के एहतसाब अदालतों में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो है वो खाली पड़ी थी। कराची के एहतसाब अदालतों में 200 से ज़ायद रेफरेंस ज़ेर समाअत हैं, जिसमें स्पीकर असेंबली आगा सिराज दुरानी, डॉक्टर आसिम, शाहिद खान अब्बासी और दीगर के रेफरेंस जो है वो शामिल हैं। जी, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा मुमताज़। लियाकताबाद C1 एरिया में गैर कानूनी इमारतें मिसमार करने का मामला है। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए इमारत के मकीन बड़ी तादाद में अदालत पहुंच गए हैं। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, क्या अपडेट्स हैं? देखिए जी, आज सिंध हाईकोर्ट कराची में लियाकताबाद C1 एरिया में गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक जो है वो समाअत हुई है। अदालती अहकामात पर अमल दरामद रुकवाने के लिए इमारत के मकीन बड़ी तादाद अदालत में पहुंच गए। मकीनों की अदालत से अहकामात पर नज़रसानी की दरख्वास्त की गई है। अदालत ने इमारत के रहायशियों पर इज़हार बरहमी किया। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क दिए कि कानून वाज़ेह है, जो चीज़ गैर कानूनी है उसको अदालत कैसे कानूनी शर्त दे सकती है। क्या इमारत में घर लेते वक्त चेक किया गया था कि बिल्डिंग अप्रूव प्लान के मुताबिक बनाई गई है या नहीं बनाई गई? मुतासिरीन के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि हमने इमारत की कानूनी हैसियत चेक नहीं की थी, गरीब हैं, दरबदर हो जाएंगे, ऑपरेशन रोकने का हुक्म दिया जाए। जिस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि गैर कानूनी अमल में इंसानी हुकूक का अंतर भी लागू नहीं होता। जब तस्लीम कर रहे हैं कि इमारत गैर कानूनी है तो SDC को मिसमार करने से नहीं रोक सकते। जस्टिस नदीम अख्तर ने यह भी रिमार्क दिए कि कल को मुतासरीन आकर ये कहेंगे कि सर्दियां आ रही हैं, लिहाफ नहीं है, हीटर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर गैर कानूनी तामीरात नहीं रोकी तो SDC के खिलाफ जो है दावा दायर करें। लिहाजा अदालत ने समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली। ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफा। होलसेल मार्केट में चावल 10 रुपये से 20 रुपये तक महंगे हो गए। चावल महंगे होने की वजूहात क्या बनी है, ये बताएंगे नुमाइंदा वसीम इफ्तिखार। शिकायत में हम महंगाई का राज देख रहे हैं। बिलखुसूस ग़िज़ाई अजनास की बात करें तो ग़िज़ाई अजनास में चावलों की कीमतों में इजाफा हुआ है। नए चावल आने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि चावल की कीमतें बढ़ी हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ताजिर मोहम्मद मुनाफ। इनसे जानते हैं क्या वजूहात है, चावल जो महंगा हुआ है, क्या वजूहात सामने आई है, हालांकि नए चावल नई फसल भी आ चुकी है? भाई चावल नीचे आ रहा था नई फसल में तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था गरीबों को भी, लेकिन अब जो है ईरी 6 ईरी का टोटा जो है वो हो रहा है एक्सपोर्ट। अब वो ईरी का एकदम इतना रेट बढ़ा दिया कि 20-20 रुपये, 10-10 रुपये, 15-15 रुपये बढ़ गए एकदम। जो चीज़ मिल रही थी हमारे को 48 रुपये में, 148 रुपये में, अब वो मिल रही है 160 रुपये में। तो हम यही हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इतना एक्सपोर्ट करने के बावजूद बड़ा चावल में कुछ कमी हुई थी, उसमें भी आज 10-10 रुपये, 15-15 रुपये तेज़ी आने का हो गई है। अब क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा है कि नया चावल, हमारी फसल, हमारी हर चीज़, तो फिर भी इतना महंगा हो रहा है, ये समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। मुल्क की ज़रूरियात को पूरा किए बगैर जो है उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और दूसरी जानिब ये सूरत भी सामने आई है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो चावलों को ज़ख़ीरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से चावलों की कीमतों में इजाफा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वाटर कॉरपोरेशन का शहर भर के नादहिंदगान पर खौफ तारी हो गया। 18,000 नए सारिफीन बिलिंग नेटवर्क में आ गए हैं। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी। जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ मकामात पर वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से किए जाने वाले जो ऑपरेशंस थे गैर कानूनी कनेक्शन के हवाले से, उनके नतीजा जो है वो आना शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में कंज्यूमर्स जो हैं वो टैक्स नेट में आना शुरू हो गए। इस वक्त हमारे साथ स्टाफ ऑफिसर MD वाटर कॉरपोरेशन मलिक अनवार मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा कितने अब तक टैक्स नेट में जो है ये तमाम गैर कानूनी कनेक्शन जो चल रहे थे वो अब तक आ चुके हैं कंज्यूमर्स? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो हमारी ये कंपेन चली थी इलीगल कनेक्शंस के ख़िलाफ़, हमें इसके जो समरात हैं वो आना शुरू हो गए हैं। अब तक 18,000 से ज़ायद जो कंज्यूमर हैं वो टैक्स नेट में आ गए हैं।
और इसके अलावा जो हमारी ऐसी सोसाइटीज़ थी जो कई सालों से बिल पे नहीं कर रही थी, हमारी नादहिंदगान थी, उनको नोटिस पहले मरहले में जारी किए गए थे। उसके बाद फिर डिस्कनेक्शन की तरफ हम जा रहे थे, तो इससे भी उन्होंने जो है वो भी हमारी काफ़ी ज़्यादा जो सोसाइटीज़ हैं वो बिलिंग नेट में आ गया, जिससे हमें करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा हुआ है। ठीक है, अच्छा हम सुन रहे हैं कि आप लोग हाई राइज को, सरकारी और निजी इदारों को नोटिस जारी कर रहे हैं, तो क्या नतीजा आ रहा है वहाँ से? जी, हमने जो हमारे ऐसे सरकारी इदारे जो वफाक के हैं या सूबाई गवर्नमेंट के हैं जो हमारे नादहिंदगान थे, उनको नोटिस जारी किए और इसके भी समरात आए इस तरह से कि स्टील मिल्स में दीगर जो अदारे हैं उन्होंने जो करोड़ों के उनके अरबों के वाजबात हैं उनको उन्होंने इंस्टॉलमेंट की सूरत में जो है वो देना शुरू कर दिए हैं। अभी स्टील मिल की तरफ से भी हमें जो है वो करोड़ों रुपए की जो है वो अदायगियाँ की गई हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कंज्यूमर्स के साथ साथ वो सरकारी निजी इदारे, हाई राइज बिल्डिंग्स और सोसाइटीज़ जो बरसों से वाटर कॉरपोरेशन को अदायगियाँ नहीं कर रही थी, नोटिस और ऑपरेशन की जद में आने के बाद वो तमाम लोगों ने जो है वो अदायगियाँ करना शुरू कर दी हैं। अदायगियों के नतीजे में इदारा खुशहाल होगा, वो मुलाजमीन जो अपने वाजबात के लिए तरसते थे उनके वाजबात अदा होंगे और वो आवाम जिसको पानी की किल्लत का सामना था, जब लाइनें बिछेंगी इदारे में पैसा आए ताकि लीकेजेस का जो शिकार जो पानी हो जाता है, सड़कों पर बहना शुरू हो जाता है, वो तमाम तर शिकायत जो है वो अवामी वो भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। MQM पाकिस्तान की जानिब से गुलशन इकबाल में आज जलसा किया जाएगा। MQM रहनुमा हल्का बंदियों समेत मुख्तलिफ अमूर पर अवाम से खिताब करेंगे। जलसे के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं जानते हैं जुनैद जावेद से। देखिए जी, MQM पाकिस्तान की जानिब से आज गुलशन इकबाल में एक जलसा किया जा रहा है, जहां पर मुख्तलिफ हिस्सों से गुलशन इकबाल के रैलियों की सूरत में कारकुनान यहां पर पहुंचेंगे। मेरे कैमरामैन अजलान दिखाएंगे कि इस वक्त यहां पर कुर्सियां लगाई जा रही हैं, लाइटिंग का जो है वो भरपूर इंतज़ाम किया गया है, साउंड सिस्टम लगाया गया है, लोगों के जो बैठने के लिए जो है वो इस ग्राउंड के अंदर तमाम इंतज़ामात इस वक्त जो है वो मुकम्मल करने के लिए इंतज़ामिया जो है वो पुरज़म दिखाई दे रही है। मेरे साथ मौजूद है MQM के रहनुमा अरशद हसन साहब। अरशद साहब, ये बताइएगा कि कितना लंबा स्टेज आप लोगों ने तैयार किया है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये इंतखाबी मुहिम है एक तरीके से? देखिए, ये हमारे MQM ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस सिलसिले में हमने हमारे कराची में 29 टाउन के हैं, उनमें हमने हर टाउन का एक जलसा रखा हुआ है। ये हमारे इस सिलसिले का हमारा ये 4th जलसा है। इससे पहले मलीर में, औरंगी टाउन में, कोरंगी में जलसे हो चुके हैं, अब ये 4था जलसा है और ये सिर्फ़ एक टाउन का जलसा है, ये पूरे कराची का जलसा नहीं है। हर जलसा जो है वो टाउन का जलसा था और उसी हिसाब से आपने देखा है कितने कामयाब माशाल्लाह से हमारे जलसे हैं। तो हम सिर्फ इससे ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि MQM कराची पहले भी MQM का शहर था, अब भी MQM का शहर है। इससे पहले MQM ने कभी ऐसा नहीं किया कि टाउन वाइज जलसे शुरू किए, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि हम टाउन वाइज जलसा कर रहे हैं और बहुत ही कामयाब जलसे हो रहे हैं। देखिए जी, MQM को हल्का बंदियों पर भी जो है वो माजी में भी एतराज़ रहा है और वो एतराज़ अब भी बरकरार है। ताहम सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो मुकम्मल तौर पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। ताहम जो कारकुनान यहाँ पर रैलियों की सूरत में गुलशन के मुख्तलिफ इलाकों से, ब्लॉक से यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनके लिए पार्किंग का भी जो है वो बंदोबस्त किया गया है ताकि किसी किस्म की भी जो है वो ट्रैफिक जाम ना हो। मेन बैतुल मुकर्रम मस्जिद है, इसके सामने ग्राउंड है और इस ग्राउंड के अतराफ में जो है वो पार्किंग का बंदोबस्त किया गया है। बहुत शुक्रिया। कराची में हल्का बंदियों के बाद नशिस्तें तब्दील। पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवारों से दोबारा दरखास्तें तलब कर ली हैं। आइंदा हफ्ते पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में टिकटों का फैसला होगा। मज़ीद जानते हैं, आतिश जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आतिश, आगाह कीजिएगा, दरखास्तें कब तक वसूल की जाएंगी और टिकटों का फैसला कब होगा? जी देखिए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक हिदायतनामा जारी किया है पार्लियामानी बोर्ड ने अपने तमाम उम्मीदवारों के लिए, खासतौर पर कराची के लिए, जिसमें ये कहा गया है कि चूंकि कौमी और सूबाई असेंबली के नशस्तों में तब्दीलियां हो गई हैं, उनके नंबर चेंज हो गए हैं, लिहाजा चूंकि कौमी असेंबली की मुल्क में 6 नशस्तें कम हो गई हैं तो इस वजह से कराची की नशस्तों के नंबर चेंज हुए हैं। उम्मीदवारों ने दरखास्तें तो पहले से ले रखी हैं, लेकिन अब पार्लियामानी बोर्ड ने उनको लिखा है कि आप दोबारा से जो है ये दरखास्तें जमा कराएं और जिन उम्मीदवारों ने फीसेस पहले से जमा करवाई हुई हैं वो फीसें जमा ना करवाएं। अलबत्ता जो फ्रेश दोबारा से दरखास्त देने वाले नए उम्मीदवार हैं वो अपनी दरखास्त के साथ फीस भी जो है पार्टी के पार्लियामानी बोर्ड को भेज दें। आइंदा हफ्ते पार्लियामानी बोर्ड का इजलास तलब किया जा रहा है
जिसमें बाकायदा दरखास्तों के बाद पार्टी उम्मीदवारों के टिकटों का फैसला किया जाएगा, जो फिर मर्कजी पार्लियामानी बोर्ड को भेजा जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर से जो उम्मीदवारों की दरखास्तें तलब की हैं उन पे गौर व फिक्र जारी है। अलबत्ता कुछ नशस्त में तब्दील होने की वजह से दोबारा से दरखास्तें बुलाई गई हैं। जी बहुत शुक्रिया आदिल जमाली, अपडेट कर रहे थे। PIA की परवाज PK 743 कराची ता मदीना का मामला है। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाज PK 743 कराची ता मदीना उड़ान भरते ही तैयारे के एक इंजन से फायर वर्किंग वार्निंग शुरू हो गई है, मौसूल होने लगी है। तर्जुमान PIA के मुताबिक ज़ाब्ते के तहत जहाज़ के इंजन में मौजूद फायर बॉटल को इस्तेमाल करके जहाज़ वापस कराची लाया गया है। मज़ीद बात करेंगे, ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा क्या मामला पेश आया है? ये PIA की परवाज़ है PK 743 आज कराची से मदीना के लिए रवाना हुई थी। इसके मदीना रवाना होने के बाद फिजा में जो है कि इंजन से फायर वार्निंग मौसूल हुई थी। PIA तर्जुमान का कहना है कि फायर वार्निंग के ऊपर जो है ज़ाब्ते के तहत जहाज़ के इंजन में मौजूद जो फायर बोतल है उसको इस्तेमाल किया गया और जो कि फायर वार्निंग से ख़त्म किया गया। उसके बाद जहाज़ जो है वो वापस कराची लाया गया है। यही तर्जुमान का कहना है कि ऐसी कोई भी फ्लाइट जब वापस होती है तो कप्तान के टेस्ट कराए जाते हैं और ये जो है ज़ाब्ते की एक कार्रवाई है, जब तकद्दुम के तौर पर ऐसा किया जाता है। तो फ्लाइट के कप्तान के टेस्ट की वजह से परवाज़ को जो है वो डिले किया गया है और परवाज़ के 92 मुसाफिर जो हैं वो घरों को वापस चले गए हैं, जबकि दीगर मुसाफिरों को होटल मुंतकिल किया गया है। अब ये परवाज़ शाम 5 बजे मुकामी वक्त के मुताबिक यानी पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे कराची से मदीना रवाना होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अपडेट कर रहे थे अपने नाजरीन को कि PIA की परवाज़ PK 743 कराची ता मदीना का मामला है। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाज़ PK 743 कराची ता मदीना उड़ान भरते ही तैयारे के एक इंजन से फायर वार्निंग मौसूल होने लगी थी। पाकिस्तान ड्रामों की तारीख का मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल काबली पुलाव इख्तिताम पजीर हो गया। मरकज़ी किरदार निभाने वाली अदाकारा सबीना फ़ारूक ने ड्रामा पसंद करने पर मद्दाहों से इज़हार तशक्कुर किया। अदाकारा का क्या कहना है, जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ये ड्रामा सीरियल काबली पुलाव जिसने बुलंदी के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो उसका मरकज़ी किरदार निभाने वाली अदाकारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, ना कि सिर्फ कराची से बल्कि पूरे पाकिस्तान से आपको आपके किरदार को बहुत सराहा गया, अप्रिशिएट किया गया, क्या कहना चाहेंगे इतनी मोहब्बतें समेट कर? बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में मेरे लिए इतना प्यार डाला है और लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बिकॉज़ ऑब्वियसली लोग अगर पसंद ना करें तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और लोगों को समझ आया ड्रामा, ये बड़ी बात है मेरे लिए, बिकॉज़ मुश्किल ड्रामा था, मुश्किल टॉपिक था, बट समझ आया, सो आई एम ग्लैड। अच्छा, किरदार इसका बड़ा मुनफरिद, जब इस किरदार को आपको ऑफ़र किया गया तो क्या आप समझती हैं कि आपसे बेहतर ये किरदार कोई और नहीं निभा सकता था? यकीनन आपने पेशा वराना इसमें मेहनत की है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? डिफ़िकल्ट था, इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू? अल्लाह बेहतर जानता है, बट आई डोंट थिंक कि मेरे से ज़्यादा कोई अच्छा कर सकता था। बड़ी बेहतरीन इन्होंने बात की। खैर, काबली पुलाव की बुलंदियाँ आप सभी जानते हैं, इन्होंने खुद से गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि भाई दबे लफ्ज़ों में ये बात बता दी कि इनसे बेहतर वो किरदार कोई निभा नहीं सकता था।